आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक प्राचीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था, ठीक, खासकर वैदिक काल का। तो सबसे पहले जानो कि राजनीतिक व्यवस्था को कैसे पढ़ा था पूरे एंशियंट काल में। ऐसे तो हिस्ट्री में एंशियंट से लेकर मिडिएवल और मॉडर्न तक कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कला एवं संस्कृति हो। इससे क्या चलता है पता कि किस काल में क्या क्या कंटिन्यूटी रहा और क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या कंटिन्यूटी रहा, और एक समग्र इतिहास को समझने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। तो इतिहास पढ़ने का एक तरीका है कि वैदिक काल से लेकर, जहाँ से ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है, वैदिक काल से लेकर पूरे आधुनिक आज़ादी तक को एक क्रमबद्ध रूप में पढ़ने में एक समग्र इतिहास का पता चलेगा। चाहे उसका राजनीतिक पढ़ो तो पूरा, जैसे कि मान लो वैदिक काल का राजनीतिक व्यवस्था है, ईसा पूर्व 600 की राजनीतिक व्यवस्था है, मौर्य काल की, आफ्टर मौर्य काल की। ऐसे क्रमबद्ध पढ़ने से क्या होता है कि दोनों काल में क्या समानता था और क्या परिवर्तन आया, यह तुमको चल जाएगा पता, यानी कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग का पता चल जाएगा। तो मेंस लिखने में, कॉन्सेप्ट समझने में ये आसानी होगी और किसी तरह का प्रश्न को लिख सकते हो। ये होता तरीका है। अब रहा सवाल, उसी तरह से अर्थव्यवस्था भी है, क्या परिवर्तन आया, क्या नया नया बदलाव है, इससे भी जानना होता है। तो अब आता है कि राजनीतिक इस तरह से पढ़ा होता है, ठीक। अब आता उसी में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना होता है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले आता है क्या क्या पढ़ा था राजनीतिक में, उसको देखो। वो बताया भी हम कि कैसे पढ़ा जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा पहले पढ़ाता है राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले कि इसको पढ़ाता है कि राजा के बारे में। राजा ने पहले पढ़ाता है कि पूरा साम्राज्य व्यवस्था जो है वो कितने खंडों में विभाजित था। जैसे सबसे नीचे कुल था, फिर ग्राम था, फिर विश्व था, फिर जन था, फिर जनपद था, फिर बड़ा एक राष्ट्र बना। तो राष्ट्र का राजा कौन, राष्ट्र को कौन चलाता था, जनपद को कौन चलाते थे, जन को कौन चलाते थे, विश्व को कौन चलाता था, ग्राम कौन चलाता था, कुल को कौन देखता था, ये सारी व्यवस्था पढ़ना पड़ता है इस तरह से, ठीक। किसी भी काल में पढ़ोगे तो। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था में आता है, किसी सभी आता है पढ़ने के लिए राजा पढ़ना पड़ता है, राजा के बारे में पढ़ना होगा। फिर राजा को सपोर्ट करने के लिए उसके प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनके बारे में पढ़ाता है। फिर राजा की विशेषता पढ़ी जाती है कि राजा को क्या अधिकार था, राजा क्या क्या कर सकता था, राजा क्या उपाधि लेता था, ये सब, ठीक। प्रशासनिक मतलब उसके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनका नाम क्या था और किस किस तरह का सदा भूमिका निभाते थे राजा के लिए। तब आता पढ़ना होता है राजा के बारे में, इनका अगर कोई संस्था होगा तब, मतलब राजा को सलाह देने के लिए कोई संस्था बना होगा उसके बारे में। उसके बाद पढ़ना पड़ता है संस्था को चलाने के लिए राजस्व की व्यवस्था, रेवेन्यू, कहाँ से रेवेन्यू आता था, कौन लोग देते थे, कौन वसूलता था, फिर उसको संग्रह कौन करता था, उसका मालिक कौन था, ये तब पढ़ा था। इसका राजस्व के बाद पढ़ा था सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था का प्रमुख कौन था, सैन्य किस तरह के सैनिक थे, कौन सैनिक सबसे मजबूत थे, अस्थाई सेना था कि नहीं था, ये सब के बारे में। फिर पांचवा पढ़ना पड़ता न्याय व्यवस्था, कि उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, कठोर थी कि सरल थी, आर्थिक था कि सामाजिक दंड था, ऐसे पढ़ना होता है। तब पढ़ना होता गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था का मतलब होता है कहीं पर अगर विद्रोह हो तो उसको दबाने के लिए ये पढ़ना होता है। यानी प्रशासनिक, यानी किसी भी काल का राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना होता है राजा और उसका प्रशासन, राजा को सपोर्ट करने के लिए संस्थागत संस्थाएं, तब रेवेन्यू, तब सैन्य व्यवस्था, तब न्याय व्यवस्था, तब गुप्तचर व्यवस्था। अब चाहो तो इनका भी तुम कंटिन्यूटी कर सकते हो कि मान लो वेद में राजा का क्या भूमिका थी, वैदिक काल में 600 BC में क्या भूमिका थी, गुप्त काल में क्या भूमिका थी, मौर्य काल में क्या भूमिका थी, तो कंटिन्यूटी बना सकते हो उसको भी। तो राजनीतिक में ही पढ़ना होता है कि पहले पूरे देश की संरचना कैसी थी, सबसे निचला इकाई कौन था और सबसे बड़ा इकाई कौन था, फिर सारे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रमुख कौन थे, राजा थे, उनकी क्या क्या शक्तियाँ थी,
उनको सपोर्ट करने के लिए प्रशासनिक थे, अधिकारी थे लोग, कुछ संस्थाएं भी थी। अब शासन चलाना होगा तो पैसा चाहिए, उसके लिए रेवेन्यू व्यवस्था थी। अब कहीं पर साम्राज्य का विस्तार करना हो या अपने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना, यानी अपने साम्राज्य का सुदृढ़ करना हो, तो साम्राज्य का विस्तार करना और सुदृढ़ करना, उसके लिए सैन्य व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था की कोई अगर गलत करे तो उसको दंडित किया जा सके ताकि वो गलती ना करे। गुप्तचर व्यवस्था था कि कहीं विद्रोह हो रहा हो उसको दबाने में क्या है, काम आए। तो यही सब पढ़ना है, यही पढ़ना होता है राजनीतिक व्यवस्था में। 6 पॉइंट पढ़ना होता है राजनीतिक व्यवस्था में, कभी भी किसी भी काल का। ठीक, अब इसको क्या उसमें व्यवस्था थी उसको आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है राजनीतिक व्यवस्था में गुप्त वैदिक काल का। तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल का। तो अभी हम लोग पढ़े थे पिछले कक्षा में वैदिक साहित्य पढ़े थे, अब पढ़ेंगे वैदिक का काल का राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले पढ़ेंगे कि देखो ये हमारा इंडिया का नक्शा है, मान लो ये मध्य एशिया है। तो कहा जाता है कि ये हमारा भारत में सिंधु घाटी सत्ता के बाद और वैदिक काल के पहले के सप्ताह में बता चुके थे हम, पिछले वीडियो में बसे हुए थे लोग। इसी बसी संस्कृति पर आर्य लोग भारत से आए, बाहर से आए और बताए थे कि ये लोग सब सिंधु क्षेत्र में बसे और यहाँ के मूल निवासियों को हरा करके अपनी एक राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और एक नए साम्राज्य का विकास किया। ठीक, इसी क्रम में पढ़ना है। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे छोटे मोटे कहाँ से आर्य लोग आए, उनका मूल निवास क्या था, वो लोग किस किस चीज़ से लोग परिचित थे, तब घुसेंगे मेन राजनीतिक व्यवस्था में। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आर्य लोग के बारे में कि आर्य लोग भारत में कब आए। तो आर्य लोग भारत में 1500 BC में आए और इनका कालक्रम चला 600 BC तक, यानी 600 BC के बाद इन्हीं की जगह पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म कल्चर वाले लोग आए। ठीक, हम बताए थे इतिहास कभी मरता नहीं है, उन्हीं में कोई विशेष परिवर्तन हो जाता है और पहले से अलग दिखता है तो लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये अलग कल्चर है। ठीक, तो ये 1500 BC में भारत में आए। ठीक, भारत में सब सिंधु क्षेत्र में आए और 600 BC तक ये लोग चले, यानी 600 BC का इनका विकास होता रहा, लगभग 900 वर्षों तक इनका विकास होता रहा। और इसी 900 वर्षों में ये लोग दो पार्टे बटे, पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक, 1500 से 1000 BC ऋग वैदिक और 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल था। ठीक, अब इसी में लोग परिवर्तन किए अपने राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में। उसी को पढ़ना हम लोग है कि ऋग वैद का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो उत्तर वैदिक काल में क्या थी और क्या दोनों में परिवर्तन आया। ठीक, उसी से अर्थव्यवस्था ही पढ़ना, तो ऋग वैद का क्या था अर्थव्यवस्था और उसके उत्तर वैदिक काल का क्या था। तो ऋग वेद क्या है, उसी लोग का आगे का पीढ़ी को उत्तर वैदिक काल हम लोग कहते हैं। ठीक, तो वैदिक पता भारत में आर्य सत्ता कितने साल चली, 900 साल, कब से लेकर 1500 से 600 BC में। भारत में लोग कब आए, तो 1500 BC में। तो देखो ये सब सिंधु बेल्ट है। ठीक, तो कहा था ये मध्य एशिया है, जिसको ईरान बोलते हैं या कैस्पियन सागर के पास है। यहीं से मध्य एशिया से ये लोग पहले क्या हुआ, तो मैक्समुलर ने प्रमाण दिया है कि जो आर्य भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, यानी ईरान से आए थे, यानी कैस्पियन सागर से आए थे। ठीक, इसका प्रमाण कौन दिया था, मैक्समुलर वैज्ञानिक ने। ठीक, आधार क्या क्या था, दो, साहित्यिक और पुरातात्विक आधार पर बताया था मैक्समुलर ने कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, यानी ईरान से आए थे या कैस्पियन सागर से होकर आए थे। साहित्य के आधार पर क्या है, तो ईरान का ग्रंथ है जैन अवेस्ता। ठीक ना, उसमें ही उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद यहाँ पर लिखा गया था। तो यहाँ से लोग जब यहाँ पर आए थे तो कहा जाता है कि यही लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर एक वैदिक ग्रंथ का भी रचना किया जो जैन अवस्था से मिलता जुलता था, यहाँ से ग्रंथ से मिलता जुलता था। इसलिए साहित्य के आधार पर कहा गया कि ये लोग मध्य एशिया से आए होंगे। पुरातत्व आधार पर क्या है कि सबको पता है कि ऋग्वेद में इंद्र, मित्र, वरुण, नसत देवता का चर्चा है। तो पुरातत्व में क्या कहा था कि यहाँ पर एक मध्य एशिया में यानी ईरान के पास बुरगांजकोई एक अभिलेख मिला है। बुरगांजकोई एक अभिलेख मिला है जो 1400 BC का है। और 1400 BC का मतलब हुआ कि 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच में 1400 आएगा ना, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 10, 9, 8, 7, 6, तो
तो 1400 BC का, यानी वो वैदिक काल से तालमेल है, जिसकी खोजकर्ता किया था विंकलर महोदय ने। पूछ देगा बुर्कांज का अभिलेख के खोजा कौन था, तो विंकलर ने 1707 में। और ये किलाक्षर लिपि है, यानी किलाक्षर मैंने कहा कील के आकार की तरह लिखा हुआ है, इसे इसका नाम पड़ा किलाक्षर लिपि। इसको इसी आधार पर सिद्ध कर दिया था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, किसने, मैक्स मुलर ने, लेकिन खोजा कौन था, विंकलर ने। इस अभिलेख पर क्या है कि इस अभिलेख पर इंद्र, मित्र, नसत, वरुण जैसे ऋग वैदिक देवताओं की चर्चा है। तो इस आधार पर मैक्स मुलर कहता है कि यहीं के से आर्य लोग सब सिंधु क्षेत्र में आए और यहाँ पर आए, और इन लोगों ने आए और यहाँ से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। तो यहाँ से लोग अब आए, यहाँ से ऋग वैदिक आर्यों से उन्होंने इंद्र देवता को पूजा, मित्र पूजा, नसत पूजा, वरुण पूजा, और ये लोग फिर यहाँ चले आए होंगे और यहाँ भी लोग इसी देवताओं की पूजा करते होंगे, जिसका कि एक अभिलेख में उन्होंने चर्चा किया है। तो इस अभिलेख के तो पूछ सकता है आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, ये किस साहित्य से चलता पता, तो जैन व्यवस्था से। किस पुरातत्व से चलता पता, तो बुर्गांज कोई अभिलेख से। पूछता यह कब का है, 1400 BC का है। इसको सिद्ध किसने किया, मैक्स मुलर ने। खोजा कौन, विंकलर ने। इसमें कौन कौन देवता की चर्चा, तो इंद्र की, मित्र की, नसत की, वरुण की। ये कहाँ से मिला, एशिया माइनर से मिला अभिलेख, ठीक। इसी अभिलेख में इन चारों देवताओं की चर्चा इस बात का संकेत है कि ऋग वैदिक आर्य जो लोग थे वो यहीं से आकर वहाँ गए थे और उन्होंने अपनी संस्कृति को वहाँ भी आगे बढ़ाया, ठीक। नेक्स्ट, और अन्य क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो गंगानाथ झा ने कहा सप्तगंगा, गार्डन चाइल्ड ने कहा था डेन्यूब इन हंगरी, तिलक ने कहा था आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव, और दयान सोती ने कहा था तिब्बत से आए थे लोग, ठीक। तो पूछता कभी के मैचिंग कर देता है, तो मैच के लिए जानना सब तैयार रहना। नेक्स्ट, अब आता है कि आर्य लोग, अभी बताए थे कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक। कब आए थे, तो 1500 BC में आए थे। कहाँ बसे थे, सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में, ठीक। सबसे पहले कहाँ बसे थे लोग, तो उनका बसाव कहाँ हुआ था, सप्त सिंधु क्षेत्र में। कहाँ बसे थे लोग, सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे और वहीं से लोग आगे बढ़े थे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, तो अब आता है कि आर्य किस रूप में आए थे भारत में, तो एक आक्रमणकारी के रूप में आए थे, ठीक। इसीलिए प्रथम आक्रमणकारी किसको मानाता है, आर्य को, तब ईरानी को, तब यूनानी को, ठीक। तो उस देखो कहा था कि मध्य एशिया में, एशिया माइनर के पास पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई और उस समय लोग यावरी जिंदगी जीते थे। चरगाह की खोज में लोग, आर्यों की बहुत सारी शाखाएं क्या हो गई, कुछ लोग पूरब चले गए, कुछ लोग पश्चिम चले गए। उसी आर्य की एक शाखा पूरब की ओर चल गई, तब पूरब चले तो कहाँ मिलेगा, भारत मिलेगा। तो उसी पूरब की ओर जब बढ़ी तो उसी में अफगान पहले प्रवेश किया। देखो पहले कहाँ प्रवेश करेगा, सब अफगान में प्रवेश किया। अफगान में प्रवेश करने के बाद वो भारत की ओर प्रवेश किया और स्थानीय लोगों से उनका संघर्ष हुआ। इसलिए कहा था कि आक्रमणकारी के रूप में आए, व्यापारिक रूप में नहीं, यानी व्यापार नहीं फैला, संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद यहाँ के लोग को हरा कर अपना लोग साम्राज्य कायम किया और अपनी संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दिया, ठीक। तो पूछ सकता है कि लोग आकर सबसे पहले कहाँ बसे, आर्य लोग, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे बोलना होगा। तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में, और यहीं से इनका विकास आगे हुआ और गंगा घाटी में लोग क्या हो गए, प्रवेश कर गए, ठीक। तो आर्यों का विकास कहाँ से हुआ, तो सप्त सिंधु क्षेत्र से आगे कहाँ बढ़े, गंगा घाटी की ओर बढ़ते गए लोग, और इस तरह से वैदिक सत्ता का उत्तर भारत में विकास हो गया। दक्षिण भारत में वैदिक सत्ता का विकास नहीं बताना अभी तक, ठीक। तो आर्य भारत में किस रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में आए थे, ठीक है। चलो तो यही बताना है, ठीक ना। आर्य पहले कहाँ बसे थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे, वहीं से लोग बाद में उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी में आकर के आगे बढ़ गए। जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ा, यहाँ से लोग आगे की ओर, पूरब की ओर और दक्षिण की उनका प्रयोजन हुआ। ध्यान रखना। देखो आर्य यहाँ से मध्य एशिया से अफगानिस्तान से सप्त सिंधु प्रदेश में है, यहीं से इनका पूरब में भी विकास हुआ और दक्षिण में विस्तार हुआ है। नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ पश्चिम, किधर हुआ विस्तार इनका, पूरब में और दक्षिण में, ठीक। तो ऋग वैदिक आर्य यहाँ तक थे, उसके बाद यहाँ से लोग आगे बढ़ा, दक्षिण में यहाँ से आगे बढ़ा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक संस्कृति से संबंधित बातें, कि ऋग वैदिक के लोग किसका भौगोलिक स्थिति क्या थी, कौन सी नदी से लोग परिचित थे, उनका चौहद्दी क्या था,
ठीक, ये सब जानना है। किस किस पर्वत से लोग परिचित थे। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद के बारे में जानो। चलो, ऋग्वेद में हम क्या देखते हैं, भौगोलिक स्थिति के बारे में कहा था। समुद्र से लोग परिचित, वास्तविक रूप से परिचित नहीं थे। जैसे भारत में समुद्र इधर है, नहीं परिचित थे। लेकिन ऋग्वेद में कई स्थल पर समुद्र के लिए असाव शब्द का प्रयोग। असाव मतलब समुद्र। साथ ही मस्तूल, मस्तूल समझता है ना, जहाज पर देखा होगा, ऐसे जहाज पर ऐसे ऊपर ऐसे झंडा लगा रहता है, जिसके सहारे लोग, ऐसे डंडा जिसके सहारे लोग दिशा का ज्ञान करते थे, किधर से हवा आ रही है, इसी के सहारे लोग चलते थे। पहले पहले स्टीमर नहीं था ना, तो इसी के सहारे लोग पहले चलते थे। ठीक, मस्तूल और सौ पतवार, पतवार मतलब कि बड़े बड़े जहाज दिखाता था। पतवार में जो इससे नाव खिया था, बड़े बड़े जहाज़ों का उल्लेख मिलता है। लेकिन समुद्र से वास्तविक रूप से परिचित लोग नहीं थे। लेकिन ऋग्वेद में कई स्थल पर मस्तूल या 100 पतवार से लोग यह अंदाज़ा लगा लेता है कि लोग समुद्र से भी परिचित रहे होंगे। लेकिन समुद्र से इसका वास्तविक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। दूसरा, पर्वत के बारे में हो। समुद्र के बारे में हो गया, पर्वत के बारे में हो। पर्वत से लोग क्या थे, परिचित थे, क्योंकि हिमालय का जो भाग है, ये हमारा उत्तर हिमालय का, कहा था हिमवंत के बारे में। हिमवंत था यहाँ से मुजवंत था, जहाँ से लोग सोमरस लेके आते थे। और ये पश्चिम हिमालय सुलेमान से निकला, जो आज भी है। यहीं से बाहरी लोग अटैक करते थे। तो हिमवंत, मुजवंत और सिलवंत की पहचान पूजा किससे के गए थे, हिमालय पर्वत से की गई, ठीक ना। चलो, सोमरस, जो सोम मतलब क्या होता है, देवता से जो होता था पेड़ पौधे से, तो उस सोमवंत कहाँ था, मुजवंत नामक पहाड़ी से मिलता था। ठीक ठीक, सिलवंत क्या था, आज का सुलेमान से निकला, जो पश्चिमी हिमालय में पड़ता है, इधर पश्चिमी हिमालय में। अब पूर्वी हिमालय का नाम था हिमवंत है। ठीक, अब मुजवंत था जो बीच में मध्य में था। ठीक, नगर से परिचित लोग नहीं थे, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति थी। ऋग वैदिक वैदिक काल क्या संस्कृति थी, ग्रामीण, इसलिए नगर से लोग परिचित नहीं थे। ऋग्वेद के बारे में बता रहे भी हम। मरुभूमि से भी लोग परिचित नहीं थे। मरुभूमि मतलब जैसे थार मरुस्थल हम लोग का है, उससे लोग भी परिचित लोग नहीं थे। पूछता है कभी कभी, अच्छा एग्जाम देने बड़े बड़े, तब पूछेगा किस किस से लोग परिचित नहीं थे। अब आता है नदियों से लोग परिचित थे। और नदियों के अनुसार ही नदियों से परिचित है, तो जहाँ जहाँ देखो नदी बसेगा जाएगा, तो जहाँ जहाँ नदी से परिचित है तो क्या माना जाएगा, चौहदी उनका माना जाएगा कि यहाँ तक उनका विस्तार था। देखो, पूर्व में उनका विस्तार था गंगा सरजू नदी तक। उत्तर में उनका विस्तार था मरुदबर्मा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये पड़ता राजस्थान में द्वसदती अरावली नदी के पास, और कुंभा अफगान में। ये नदी से लोग ऋग्वेदिक आज लोग परिचित थे, जिससे पता चलता है कि इनका चौहद्दी यहाँ तक था। अगर मान लो कि ऋग्वेद में आगे भी और नदियों का चर्चा होती तो उनका चौहद्दी और आगे भी बढ़ जाता। ठीक, तो वैदिक काल में जो कुछ नदियाँ थी, जिनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम भी है, यह था बराबर। सतोदरी का नाम क्या था, सतलाज है। बिपाशा ब्यास, अस्कनी चेनाब, विस्तस्ता झेलम, सरस्वती घग्गर, कुंभा काबुल, गोमल गोमती, सिंध सिंधु, द्वसदती चौतांग नदी। आज ये नदी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो गई। ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी पड़ने का यह नदी सूख गई है एकदम और विलुप्त हो गई है। ठीक, अब आता है ऋग्वेद में कुछ नदियाँ वर्णित है, जो भूविय टॉपिक है। सिंधु, सरस्वती, सरजू और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ब्यास का 2 बार है। गंगा का भी 2 बार है, लेकिन मूलतः एग्जाम में एक मारा जाता है, एक सांकेतिक रूप में, एक स्पष्ट रूप में है। लेकिन आंसर क्या मारना है, 1 बार। अब आता नदी और उसका विषय वस्तु। बुद्धगया, सिंधु घाटी सब वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, सिंधु नदी थी, जिसे हिरण्यनी भी कहता है। महत्वपूर्ण मतलब क्या होता है, उसमें नहाना, खाना पीना सब उसी से करना, खेती करना। अब पवित्र मतलब होता है, जैसे आज का गंगा हम लोग का है, सोचती उसमें पवित्र नदी था, जिसको घग्गर नदी भी कहा गया है। और इसकी चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो पूछ सकता है कि ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी की चर्चा किस मंडल में, 10वें मंडल में है। इससे प्रज्ञा की देवी, नदीतमा, ठीक ना, सिंधु की माता, सिंधु की माता, इस सब के नाम से अभिहित किया गया है। तो यानी वैदिक काल में नदियों से लोग परिचित थे ही, मरुभूमि से परिचित नहीं थे, नगर से परिचित नहीं थे, पर्वत से परिचित थे, समुद्र से स्पष्ट चर्चा नहीं मिलता है। ठीक, तो किस आधार पर चौहद्दी है, तो नदी के आधार पर। ठीक, और ये भी यही है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कार्य के लोग का केंद्र बिंदु कहाँ था, सप्त सिंधु। कहाँ बसे थे, सप्त सिंधु आकर।
इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पशुपालन। क्यों था पशुपालन? क्योंकि ये लोग यावरी जिंदगी जीते रहते भी, आपस में संघर्ष थे, और संघर्षरत रहेगा तो खेती तो करेगा नहीं, हल्का फुल्का करता था अपना जीविका के लिए छोटा सा। संस्कृति क्या थी? ग्रामीण, क्योंकि नगरीकरण नहीं थी, ठीक ना, क्योंकि इसमें ईंट का प्रयोग नहीं मिला, पक्की ईंट का। धातु पहली बार वैदिक काल के लोग क्या प्रयोग करते थे? तांबा का प्रयोग। ऋग्वेद में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करते? तांबा का। उसी पे इनका मृदभांड था, गेरुआ रंग का मृदभांड था इनका, और इसी मृदभांड से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग यही लोग थे, ठीक। तो उनके बनाए गए मृदभांडों से भी पता चलता है कि ये लोग ऋग्वैदिक काल के थे। किस धातु का लोग प्रयोग करते? तांबा का। संस्कृति थी ग्रामीण, अर्थव्यवस्था पशुपालन, केंद्र कहाँ था? सप्तसिंधु। और यहीं से उत्तर वैदिक काल के लोग आगे बढ़ेंगे, जो बताएंगे। अब आता इन्हीं के आगे का पीढ़ी था उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1000 BC से 600 BC माना था। अब देखो उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? इनका पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर प्रयोजन होगा। उत्तर और पश्चिम में बोलना, प्रयोजन मैंने कि आगे बढ़ना। चलो उत्तर वैदिक काल में आया तो इनका संस्कृति क्या क्या थी? देखो, समुद्र से इस काल में लोग परिचित नहीं थे। पर्वत के रूप में इन कुछ नए पर्वतों का इनका क्या विकास हो, कैसे हो जाने? तो आगे जब बढ़े तो कुछ नए नए हिमालय पर्वत के बारे में जाने, जैसे त्रिकुट, क्रोंच, मैनाक है। ये हिमालय का सबसे पूर्वी श्रृंखला जो अरुणाचल प्रदेश तरफ पड़ता है, यानी इस चीज अरुणाचल प्रदेश नहीं, मतलब सिक्किम के एरिया में पड़ता है। तो त्रिकुट, क्रोंच, मैनाक से लोग पर्वत है। उसमें क्या था? हिमवंत, मुजवंत, सिलवंत था। और ये 3 पर्वत क्या थे? उत्तर वैदिक काल में आकर के जाने, ठीक। और इसी में कहा था कि सतपथ ब्राह्मण में पूर्व की ओर बढ़ने का भी आधार है। कहा था कि सिंधु घाटी सब सिंधु से पूर्व की ओर बढ़े थे। तो सतपथ ब्राह्मण में एक कहानी है, सबको पता ही होगा। मिथिला का राजा विदेह ने अपने पुरोहित राहुगढ़ के साथ पूर्व की ओर प्रजन करने की कथा का वर्णन किसमें है? सतपथ ब्राह्मण में है, ठीक। चलो, इस आधार पर हम क्या करते हैं? इसका चौहदी देखो क्या है। तो कहा था कि पूर्व में इसका विस्तार हुआ और दक्षिण में लोग का विस्तार हुआ। मतलब सिंधु घाटी वैदिक सत्ता के लिए जो यहाँ बसे हुए थे, इनके आगे के पीढ़ी पूर्व में बढ़ा और दक्षिण में बढ़ा। कैसे पता चलता है? तो दक्षिण में पूर्व की तरफ बढ़ने का संकेत है। पहला पर्वत से पता चला कि लोग पूर्व में भी गए थे, पर्वत से पता चला कि लोग दक्षिण में भी गए थे। कैसे? तो दक्षिण में पूर्व की तरफ बढ़ने संकेत कौशिकी उपनिषद में है। कौन उपनिषद में है? कौशिकी उपनिषद में है, जिसमें पर्वत के लिए दक्षिणार्थ शब्द आया है। हो सकता है बिंद पर्वत हो। तो बिंद पर्वत में आकर के लोग उत्तर वैदिक काल में जान गए, ठीक। नेक्स्ट, चलो, मरुभूमि से ये लोग भी परिचित नहीं थे ऋग्वेद की तरह, नगर से परिचित नहीं थे, नदी के धार पर भी इनका विस्तार माना गया है। देखो, अभी बताए थे पुरोहित, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, सतपथ ब्राह्मण में एक कथा है कि पुरोहित मिथिला राजा विदेह ने अपने पुरोहित राहुलगढ़ के साथ पूर्व की ओर प्रयोजन किया है, जिसमें सदानीरा का चर्चा करता है, यानी गंडक की नदी की चर्चा करता है। सतपथ ब्राह्मण में किस नदी की चर्चा है? सदानीरा की। और एक नदी रवोत्रा है, रवोत्रा है, जिसको नर्मदा नदी भी कहते हैं। इसकी भी चर्चा सतपथ ब्राह्मण में है, जिससे पता चलता था कि सरयूज से लोग सदानीरा पहुँचे और दौसदती से लोग रवोत्रा पहुँचे, ठीक। इनका केंद्र कहाँ था? गंगा घाटी में। ये लोग, उनका केंद्र कहाँ था? सब सिंधु क्षेत्र में। इनका कहाँ था? गंगा घाटी में। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि, यानी इस समय लोग अस्थायी हो गए थे। इनकी संस्कृति क्या थी? ग्रामीण थी, ठीक। उनकी भी संस्कृति क्या थी? ग्रामीण। इनमें धातु लोग क्या नया यूज कर दिए? तो लोहा का प्रयोग। तो लोहा का प्रयोग कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल, यानी 1000 BC से, ठीक। इनका मृदभांड क्या था? PGW था, पेंटेड ग्रे वर, जिसका संबंध उत्तर वैदिक काल से है और 1000 BC से है, ठीक ना। लेकिन ये स्थानीय संस्कृति थी। इनका उत्तर वैदिक काल के लोग कौन थे? तो ये बाहर से लोग आए थे, ये लोग यहाँ बसे, इन्हीं का परिवार बढ़ा तो आगे बढ़ा, ये उत्तर वैदिक काल के लोग हैं। तो उत्तर वैदिक काल के लोग बाहरी संस्कृति के लोग थे। लेकिन PGW वाले कल्चर जो थे, एक विशेष प्रकार के लोग क्या करते थे कि धीमी आंच पर मृदभांड बनाते थे। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। उसको लोग पकाते नहीं थे, पकाते थे धीमी आंच पर कि लाल ना हो, भूरा रंग हो, और उस पर वो लोग चित्रित रंग का रंग मृदभांड पर रंग देते थे। और यहाँ के स्थानीय लोग के कल्चर वाले लोग थे लोग, ठीक ना। तब जो लोग बाहरी लोग नहीं थे, इन्हीं का उत्तर वैदिक काल से संघर्ष हुआ, ठीक। नेक्स्ट, तब पूछता है
पीजीडब्ल्यू कल्चर का संबंध किससे है? ऋग वैदिक से, उत्तर वैदिक से, उत्तर वैदिक से। और ऐसे ओवरऑल लगा तो क्या करना, वैदिक पूछेगा, मौर्य पूछेगा तो वैदिक मानना। अब आता है कि मेन आ जाओ, अब आ जाओ वैदिक काल के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था है, जिसको हम तुलनात्मक पढ़ेंगे, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। देखो कैसे है। जब देखो आर्य लोग जब बताए तभी कि मध्य एशिया से जब लोग पहुँचे अफगानिस्तान, तो सिंधु नदी के पास जब पहुँचे लोग, आर्य लोग, तो उस समय यहाँ पर बहुत सारे कल्चर, स्थानीय कल्चर के लोग थे वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में 1500 BC में। देखो कुछ लोग आर्य थे जो अपने आप को उच्च कुल कहते थे, अब कुछ लोग अनार्य थे। देखो सिंधु नदी के पश्चिम में, देखो ये नदी इधर जा रही है, इसका मुंह इधर पूरब गया, इधर पश्चिम हो गया। पश्चिम में पुलीन लोग थे, अलील लोग थे, मलानस लोग थे, पिसाणी लोग थे, ईटीसी। ये सब जनजातियाँ थी छोटी छोटी। उसी तरह से सिंधु नदी के पूर्व में जो थे, यदु, अनु, तुर्वस, पुरु, अदरु, ये 5 जन थे। भी है कितनी बार आ चुका है। 5 जन में पूछा कौन कौन शामिल नहीं थे? यदु, अनु, तुर्वस, पुरु, अदरु, ये 5 जन थे। जन मतलब होता है कि आप कोई कई 20 मिलकर बड़े बड़े कबीला बन गए थे, तो ये जन होता है। सरस्वती नदी के बारे में, सरस्वती नदी पर भरत, तिरसु, सृंजय, कृमि जनजातियाँ थी, लेकिन ये लोग उच्च कुल के थे लोग। अध्वस्तिती नदी यहाँ पर है, यहाँ पर चेदी वंश के लोग थे, तो ये लोग अपने आप को आर्य कहते थे, और ये लोग अनार्य थे। इन्हीं में आपस में संघर्ष होगा, ठीक, कि हमारा यहाँ पर वर्चस्व रहा है सब संघ क्षेत्र में। नेक्स्ट, इन्हीं छोटे छोटे जनजातियों में आपस में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, ठीक, जिसको हम 10 राग युद्ध के नाम से जानते हैं। इसका नाम 10 राग क्यों हुआ है? क्योंकि 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, 10 राजाओं से युद्ध हुआ था। एक तरफ 10 राजा थे, एक तरफ अकेले राजा भरत था। जिसकी चर्चा किस में है, पूछ देगा। 10 राग युद्ध की चर्चा किस में है? तो ऋग वेद के 7वें मंडल में है। किस स्थान को लेकर हुआ, कहाँ पर हुआ? परशुराम नदी, रावी नदी के पास। मुद्दा क्या था? तो इसी परशुराम नदी के जल के बंटवारे को लेकर आर्य और नार्य के बीच संघर्ष होता है, और इस युद्ध के देवता किसको माना गया था? इंद्र को माना गया था, ठीक। अब जो लड़े थे तो 2 पक्ष थे, एक तरफ 10 राजा, एक तरफ भरत कुल का था। इसका नेतृत्व कर रहा था भरत, और इधर जैसे यदु, तुर्वस, अलीन, इसका नेतृत्व कर रहा था राजा संवरण, और इसको वशिष्ठ थे इसके पुरोहित थे। पुरोहित मतलब जो युद्ध के संचालन करता थे, जिनके नेतृत्व में लड़ रहा था। और इधर पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को हरा दिया और भरत जीत गया, और उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। क्यों जीता ये लोग? तो इनके पास घोड़ा युक्त रथ का प्रयोग था, और उसके सामने ये लोग टिक नहीं पाए, और इस तरह से भरत वंश के लोगों ने जीत लिया। तो पूछता है कभी कभी कि 10 राग युद्ध का विजेता का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। हारने वाला का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र था। हारने वाला का नेता कौन था? संवरण। जीतने वाला का नेता कौन था? भरत। और पूरे 10 राग युद्ध का देवता कौन था? इंद्र, जो देख रहे थे ये। एक किस नदी को लेकर हुआ था? 10 राग, परशु नदी के बंटवारे को लेकर। किस मंडल में इसकी चर्चा? 7वें मंडल है ऋग्वेद की। पूछ देगा 10 राग युद्ध की चर्चा किस मंडल में? पूछ देगा क्यों जीता भरत? तो घोड़ा युक्त रथ के प्रयोग के कारण। नेक्स्ट, अब होता है, हम देखेंगे कि वैदिक काल में आकर के छोटे छोटे भी आपस में संघर्ष थे, और बड़े एक राष्ट्र का विकास छोटा छोटा पहले देखो थे। पहले एक परिवार था, कई परिवार मिलकर एक बड़ा सा गांव बना, कई गांव मिलकर कैसे छोटे छोटे कई गांव मिलकर एक 20 बना, कई 20 मिलकर एक जन बना। एक संबोधित शब्द है, कैसा हम लोग बोलते हैं कि एक गांव बना, फिर ब्लॉक बना, फिर जिला बना, फिर क्या कहते हैं तुमको, गांव हुआ, एक परिवार हुआ, परिवार के बाद अभी भी गांव में है, गांव हुआ, एक ब्लॉक हुआ, एक अनुमंडल हुआ, प्रमंडल हुआ, ऐसा पढ़ते हैं ना, फिर जिला बनते हैं, फिर राज्य बनता है, उसी तरह से फिर एक देश बनता है। उससे सब छोटा इकाई को मानेंगे कुल। ऐसे कई परिवार मिलकर एक गांव बनेंगे, ऐसे कई गांव मिलकर एक 20 बनेंगे, कई 20 मिलकर एक जन बनेंगे, कई जन मिलकर एक जनपद बनेंगे, और कई जनपद मिलकर एक राष्ट्र बनेगा। तो राष्ट्र बने एक पूरा साम्राज्य बनेगा। तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद में स्पष्ट नहीं है हम लोग का, ठीक। तो अब आता है, देखो वही पूछता है कुल क्या हुआ? एक परिवार हुआ। तो ऋग्वेदिक काल में जो राजनीतिक संस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, मतलब जैसे वहाँ का देश चला, जहाँ के लोग मिलकर जो चलते थे, उसकी संरचना के सबसे छोटा इकाई था कुल।
तब गांव था जिसके प्रमुख को ग्रामणी बोलते थे, और कुल के प्रमुख गृहपति या कुलपति बोला गया था। कई ग्राम को मिलकर 20 बोला गया, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 170 बार है। इसके प्रमुख को 20पति बोला गया है। जन बोला गया है, जन, कई 20 मिलकर जन बनते थे। और ऐसे वजह से मान लो कि एक परिवार हुआ, एक परिवार, गाँव बन गया एक है। देखता है गाँव में कई परिवार रहते हैं लोग, और कई गाँव मिलकर एक बड़का सा ब्लॉक पंचायत बनता है। उसी तरह से एक परिवार मिलकर ग्राम बना, ग्राम बनकर एक पंचायत की तरह 20 बना, 20 की तरह एक जिला बना, इसी जिला के बनकर राज्य बना, राज्य के बाद देश बना, ऐसी बना है। तो पूरी जगह राष्ट्र कई जन को मिलकर बना, जिसका प्रमुख को राजा बोलता था लोग। जन कई 20 को मिलकर बना, जिसके प्रमुख को गुप्ता बोलता थे लोग। अब राजा का काम क्या था? सारे प्रमुख काम राजा के जिम्मे थे। गुप्ता का काम क्या था? युद्ध का नेतृत्व करना। 20पति क्या था? सामाजिक और सैनिक काम करता था। ग्रामणी भी सामाजिक और सैनिक काम करता था। पूछ देगा वैदिक काल में सबसे ऊंची इकाई क्या थी? राष्ट्र थी। सबसे बड़ा क्या था? राष्ट्र। उससे बड़ा कुछ नहीं था। जो राष्ट्र का मालिक होगा वो सबसे बड़ा बनाएगा। अब परिवार सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। तब पूछता है कुल के प्रमुख क्या बोलते थे? गृहपति। कुल सबसे छोटी इकाई थी। पूछ देगा राजनीतिक संस्था में सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है। अब आओ देखो, जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे ऋग्वेद के बाद, तो हम लोग देखते हैं कि पहले कभी छोटे छोटे कुल थे। कुल एक कबीला बना, वही कबीला बाकी गांव बना, गांव बन करके कई गांव मिल करके एक 20 बना, कई 20 मिलकर एक जनपद जन बना, कई जन मिलकर एक जनपद बना। तो जनपद जो विकास हुआ ना, ये उत्तर वैदिक काल में अगर हुआ। और ये सब जो विकास हुआ, गाँव कुल, गाँव 20 कुल, गाँव 20 जन, ये सब ऋग्वैदिक काल में विकास हो चुका था। तो ऋग्वेद काल में जनपद का विकास नहीं हुआ था और राष्ट्र का विकास नहीं हुआ था। ये दोनों जाकर के उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो वही कहते हैं जनपद का विकास पड़ेगा उत्तर वैदिक काल में। तो देखो उत्तर वैदिक काल में कई जन मिलकर के क्या हो गए? जनपद बन गए। जैसे कुरु जनपद है, तो भरत कुल, भरत जन, त्रिशु जन, पुरु जन मिलकर क्या हो गए? एक कुरु जनपद बना दिया, बड़ा साम्राज्य। और यही कुरु जनपद का पूछता है कि परीक्षित नामक एक परीक्षित देवता थे, जिसे मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया है, जिनकी चर्चा अथर्ववेद में है। ठीक, तो कुरु जनपद किनको मिलकर बना था? भरत को, त्रिशु को और पुरु जन को। तो परीक्षित देवता कहाँ के थे? कुरु जनपद के थे, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा गया। अथर्ववेद में इनकी चर्चा है। एक था मान लो पंचाल जनपद है, तो सृंजय, कृवि, भृगु, ये सब मिलकर पंचाल जनपद बना। मैंने कई जन मिलकर एक जनपद बन गया। यही कह रहे थे अरुणी और श्वेत केतु थे। पूछता है कभी कभी कि अरुणी और श्वेत केतु कहाँ के थे? तो पंचाल जनपद के थे। परीक्षित देवता कहाँ के थे? कुरु के थे। अथर्ववेद में किस देवता की चर्चा? परीक्षित देवता की चर्चा। ठीक, अब एक आता मगध और अंग जनपद था, लेकिन इनका ऋग्वेद से कोई संबंध नहीं था। यानी आर्य संस्कृति में लोग नहीं आते थे। मतलब कि जैसे आर्य लोग यहाँ बसे ना, तो इनसे दूर थे लोग, इसीलिए मगध को, अंग को बरात शब्द कहा गया। बरात मैंने सुदूरवर्ती क्षेत्र, यानी ये लोग आर्यों की संस्कृति में नहीं आती। आर्य की संस्कृति से लोग बाहर थे। अब आता है कि वैदिक काल में राजा के बारे में फिर बताते रहे कि राजा पढ़ना, राजा के बाद उसका प्रशासन पढ़ना, प्रशासन के बाद उसका अधिकारी पढ़ना, अधिकारी के बाद सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सब। तो देखो यहाँ पर हम तुलनात्मक पढ़ेंगे। अब आता है कि पूरे राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए राजा था, राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद था, कुछ समितियाँ थी। फिर आता तुम लोग पढ़ेगा कि राजा को पैसे चाहिए तो उसका राजस्व व्यवस्था था। तो हम लोग दोनों तुलनात्मक पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में क्या था और उत्तर वैदिक काल में क्या था। देखो राजा के बारे में, तो ऋग्वेद में जो राजा का स्पष्ट राजा, उसमें राष्ट्र का राजा नहीं था, कबीला का प्रमुख था। और उत्तर वैदिक काल में वही राष्ट्र का राजा हो गया है। ठीक, तो देखना सुनना, यहाँ पर राजा के यहाँ पर क्या है? कबीला का प्रमुख है, क्योंकि राष्ट्र का यहाँ पर उत्पत्ति नहीं था, कबीले तक लोग थे। और यहाँ करके उनका साम्राज्य और बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में आकर के, और लोग कबीला से बढ़कर एक राष्ट्र का निर्माण कर लिए। तो देखो ऋग्वेद में जो राजा था उसका पद अनुवांशिक था, परंतु कहीं कहीं पर चुने जाने का भी क्या है, इसीलिए वंश परंपरा की बात करता है। तो ऋग्वेद में कहा था कि जहाँ भी राजा एक बार बन जाता था तो उसी के खानदान के लोग ही क्या बनते थे? अलग अलग अगला राजा बनते थे। ठीक, और इस समय का जो राजा था वो कबीला का राजा था, क्योंकि कबीला मतलब छोटा सा जनजाति की तरह लोग थे। उत्तर वैदिक काल में आकर कबीला में संरचना में दरार आई। अब एक कबीला, कई कबीला मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर लिया,
अब जो राजा बनेगा वो राष्ट्र का राजा कहा जाएगा, ठीक ना। ठीक, इस काल में जो राजा है उसका अधिकार के बारे में पढ़ लो। अधिकार अत्यंत सीमित था। कैसे? तो भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। राजा के कानून को लोग अस्वीकार भी कर सकते थे। इसको चलाने के लिए जो सभा और समिति संस्था थी, उनकी बातों को मानता था, उनके अधीन था। नियमित कर नहीं था। कर एक जो बलि नामक एक कर था ऋग्वेद में, वो नियमित नहीं था, ऐच्छिक था। मैंने दिया तो दिया, ना तो फिर कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि उस समय अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई थी। राजा स्पष्ट भूमि का मालिक नहीं था। राजा का स्पष्ट संकेत भी नहीं था, स्पष्ट नहीं था। राजा, देखो यहाँ ऋग्वेद में जो राजा था ना, वो राजा नहीं था, मुखिया के रूप में था। तो राजा का स्पष्ट संकेत ना होना, भूमि का मालिक ना होना, इसलिए उसको नियमित कर किसको देगा? लोग राजा रहेगा तो ना देगा पर कि हाँ हमारा ये मालिक हमको देखता है, हमारे लिए न्याय व्यवस्था करता है, सैन्य व्यवस्था करता है, हमारी रक्षा कर रहा है, तब ना उसके बदले लोग टैक्स देगा। तो राजा का स्पष्ट चर्चा नहीं था। कबीला का प्रमुख मान लिया था कि राजा ही है, लेकिन बाद में जाकर के उत्तरवैदिक काल में स्पष्ट हो गया कि इसको राजा कहा जाए। अब आओ, ये उत्तरवैदिक काल में आए तो क्या हुआ? इसका पद अनुमानसिक हो गया, परंतु अनव्यवस्था भी थी। ठीक, लेकिन इसके अधिकार में कुछ वृद्धि देखते हैं यहाँ की अपेक्षा, ऋग्वेद की अपेक्षा। क्या? नियमित कर लेने का अधिकार हुआ। क्यों? तो क्योंकि वो कबीले का प्रमुख न कर, वो पूरा जनपद का प्रमुख हो गया। ठीक, राजतंत्र मजबूत राजा से है। कहे कि राजतंत्र तभी टिकेगा, राजा का शासन तभी टिकेगा जब राजा मजबूत होगा, नहीं तो कोई व्यक्ति उसको क्या करेगा? अपदस्थ कर देगा। इसलिए राजा मजबूत होना चाहिए। राजा को इसीलिए ईश्वर का प्रतिनिधि मान लिया गया कि राजा से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो किस काल में अगर पूरी तरह राजा की स्थिति स्पष्ट हो गई तो उत्तरवैदिक काल में, और उसके अधिकार में भी क्या गया? वृद्धि आ गया। इतरे ब्राह्मण में कहा गया कि राजा देवी से उत्पन्न है, यानी उसकी देवता तुल्य तुलना की गई। तब पहली बार राजा के देवता तुल्य तुलना कब की गई? उत्तरवैदिक काल में की गई। ठीक, गोपत ब्राह्मण बताए थे वैदिक साहित्य का अंग है। इसी में कहा गया राजा को 3 प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। राजसु मतलब क्या होता था? राज्याभिषेक, यानी राजा जब बनेगा तो सबके सामने अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इससे पता चलता कि यज्ञ वाजपेयी यज्ञ करना चाहिए, यानी युद्ध जीतने के बाद। और अश्वमेध यज्ञ क्या होता बताए थे कि किसी भी साम्राज्य को जीतना था तो अपना घोड़ा छोड़ता था। तो 3 प्रकार का यज्ञ, देवताओं से तुलना, ईश्वर का प्रतिनिधि, ये इस बात का संकेत है कि राजा के अधिकार में पहले से क्या हो गई? वृद्धि आ गई। राजा की महत्ता धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी। तो किस काल में पहली बार देवता से तुलना? तो बोलना उत्तरवैदिक काल में, यानी राजा का महत्ता में यही हो गया हमारा चेंजिंग, जो ऋग्वेद में नहीं था। राजा की महत्ता में पहली बार क्या आ गई? वृद्धि आ गई। नियमित कर लेने का अधिकार नहीं था, अब नियमित क्या लेगा? कर ले, क्योंकि उसको देश का शासन व्यवस्था चलाना है। नेक्स्ट आप एक और चीज़ देख लो। इतरे ब्राह्मण में कहा गया है, यहाँ देखेगा कि राजा अब कई दिशाओं को होने लगे। यही जाओगे तुम ना बाद में ना जाकर के तुमको मगध साम्राज्य जब महाजनपद आएगा तो यही जाकर क्या होगा कि एक राजा पूरे क्षेत्रीय राजा को जीत लेगा ना, तो चक्रवर्ती सम्राट उसको कहा जाएगा। चलो, इतरे ब्राह्मण में एक चर्चा है कि चारों दिशाओं के राजा को के लिए अलग अलग शब्द है। जैसे पूर्व के राजा, मतलब पूर्व एरिया में जो राजा था उसको सम्राट बोला था, और यहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था थी, राजा का शासन था। जैसे मगध हो गया, अंग जनपद में क्या था? तो पूरी जगह को मगध के शासक को क्या बोलता है? सम्राट है। अंग के शासक को भी सम्राट है। इन दोनों जगह पर कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्र है। चलो अब उत्तर आओ। उत्तर के राजा को बैराट बोलते थे या बैराज। यहाँ पर गणतंत्र शासन थी, यानी जो जनता चुन के बैठी थी वही लोग अपने में से चुनते थे, जैसे गंधार और कुशीनगर में। सौराठ था, पश्चिम के राजा बोलते थे। यहाँ पर भी गणतंत्र, चुनी गई सरकार थी। जैसे मत्स्य जनपद जो आज पड़ता है विराटनगर राजस्थान में, तो मत्स्य के राजा क्या बोलते थे? सौराठ है। चलो, मध्य के राजा को बोलते थे राजा। यहाँ भी राजतंत्र था। जो मध्य में, जैसे पंचाल जनपद जो था ना मध्य में, पूरे साम्राज्य का विस्तार जैसे पूर्व में था, कुछ उत्तर में का था, कुछ जनपद पश्चिम में था, कुछ जनपद दक्षिण में था। तो मध्य के जो जनपद था पंचाल, वहाँ के राजा को राजा बोलते थे, और यहाँ राजतंत्र की व्यवस्था थी। और राजा यहाँ अभी भी भूमि का मालिक नहीं है। राजा भूमि का मालिक हो गया मौर्य काल में जाकर के, इसीलिए भूमिदान उसका देना शुरू करेगा सब। राजा अभी भी क्या नहीं है? भूमि का मालिक नहीं, अभी यानी कंटिन्यूटी चल गई है। और ये सब ऋग्वेद में नहीं था, इसीलिए सब चेंजिंग आया। चलो, दूसरा था राजा को सपोर्ट करने के लिए राजनीतिक संस्थाएं भी थी। जैसे एक पहली संस्था थी विदत, जिसका चर्चा 122 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, और एक धार्मिक संस्था मानी जाती थी। तो कहा था कि सबसे पुरानी संस्था कौन थी?
तो बिदअत थी। इसी से सभा और समिति नामक दो संस्थाएं निकली है। सभा को बोलते थे उच्च सदन, जिसको अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है, और समिति को बोलते थे निम्न सदन। ये भंग भेद था। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 8 बार है, इसकी चर्चा 9 बार है। सभा जो थी न्यायिक संस्था थी। राजा को न्याय से संबंधित किसी भी तरह का मशवरा लेना था तो सभा से लेता था, ठीक। और ये राजनीतिक संस्था थी। ये राजा किसी तरह का राजनीतिक निर्णय लेता था तो इस समिति के माध्यम से लेता था। इसके अध्यक्ष को सभा बोलते थे। ये आम लोग की संस्था थी और ये कुलीन और वृद्ध जनों की संस्था थी। तो सभा क्या थी? कुलीन और वृद्ध जनों, मैंने इसमें बड़े कुलीन मैंने उच्च कुल के लोग और बुजुर्ग लोग इसमें आते थे, और समिति में आम लोग, हम जैसे लोग ही, ठीक है ना। समिति का ही काम था कि राजा के चुनाव में भूमिका निभाना है। कौन हमारा अगला राजा होगा तो पूछ देगा कि राजा का चुनाव कौन करते थे? समिति, सभा, समिति, क्योंकि राजनीतिक संस्था थी। राजा को न्याय देने के लिए राजा किसी तरह का जब न्याय देता था तो इसी सभा से परामर्श लेकर करता था। इसलिए दोनों को परामर्शदात्री संस्था भी कहते थे। दोनों क्या थी? दोनों परामर्शदात्री बात हो गई। इसी दोनों संस्थाओं को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो पूछ सकते कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया, ठीक। चलो, यही उत्तर वैदिक काल में संस्था के बारे में आओ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि एक रत्नी नामक एक अधिकारी है। जब राजा अपना शपथ लेता था तो रत्नी नामक अधिकारी की नियुक्ति करने लगा, जो उसको एक तरह से मंत्री परिषद की भूमिका निभाते थे। ये आने से क्या हुआ कि राजा अब इन्हीं से सलाह लेना, किससे? रत्नियों से। और वो सभा समिति की महत्ता धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये चेंजिंग हुआ। जो एक समय सभा समिति की महत्ता थी ऋग्वेदिक काल में, किसके निर्णय के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, अब इस काल में आकर किसके आने से? रत्नी के आने से इसकी महत्ता क्या हो गई? कम हो गई। ये रत्नी 12 गो लोग थे, ठीक। इसी 12 लोगों से राजा क्या लेने लगा? सलाह लेने लगा। इससे क्या हुआ कि सभा और समिति की महत्ता गिर गई। उसमें राजा का रहना अब अनिवार्य नहीं माना गया, उसके आदेश को मानना भी अनिवार्य नहीं माना गया, और एक तरह से सभा और समिति परामर्शदात्री संस्था रह गई। यानी अब सलाह दे सकता था राजा को, उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। और यहाँ राजा को क्या करता था? सलाह देने के लिए बाध्य नहीं था। यहाँ पर राजा उसके अनुसार काम करता था। यहाँ राजा बंधा हुआ, ऋग्वेद में क्या हुआ? बंधा हुआ है। यहाँ राजा स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। तो पूछ देगा सभा और समिति कब जाकर के परामर्शदात्री हो गई? तो बोलना उत्तर वैदिक काल में। कब उनकी महत्ता बढ़ी थी? तो ऋग्वेदिक काल में। पूछता कौन था? उच्च सदन, सभा, क्योंकि कभी भंग नहीं होता था। कौन था? निम्न सदन, समिति, कोई भंग होता था ये, ठीक। इसकी चर्चा कितनी बार है? 8 बार। इसकी चर्चा 9 बार। यह किस तरह की संस्था थी? न्यायिक संस्था थी। कैसी थी? धार्मिक, राजनीतिक थी। दोनों किससे निकला? तो बिदअत से। तो वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? बिदअत बोलना, ठीक। नेक्स्ट, चलो, अथर्ववेद में किससे कहा गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां। तो सभा और समिति कहा गया, ठीक ना। सभा समिति कब जाकर परामर्शदात्री हो गई? तो बोलना है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। तुलनात्मक पढ़ना, यही चेंजिंग हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में फिर अंतर रस व्यवस्था में हो। इस काल में देखते हैं कि मुख्य कार्य कौन है? बलि है, को बोला गया है, जो नियमित करण होकर ऐच्छिक था। क्यों था? बताए थे कि राजा भूमि का मालिक नहीं है, अस्थायी राजा नहीं था, ठीक। तो लोग कर किसको देते हैं? लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में आकर क्या देखते हैं? चेंजिंग क्या हुआ है कि अनिवार्य हो गया और नियमित हो गया। क्यों? क्योंकि राजा की स्थिति स्पष्ट होने लगी, ठीक। राजा अनेक प्रकार का अधिकारी रखता था, उस अधिकारी को चलाने के लिए खर्चा जी जरूरत थी, इसलिए राजा टैक्स लेने लगा 1/6 से 1/12 तक, ठीक। किस रूप में? अन्न या पशु के रूप में। और कौन देते हैं मुख्य रूप से? तो वैश्य। इसलिए कहा गया कि वैदिक काल में मुख्य करदाता कौन थे? वैश्य थे, क्योंकि यही लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, ठीक ना। जबकि वैश्य शूद्र तो तीनों वर्णों की सेवा करता था, ब्राह्मण पंडितगिरी का काम करते थे लोग, और क्षत्रिय क्या करते? राजपाट संभालते थे। तो कमाते कौन थे? वैश्य लोग। इसीलिए टैक्स कौन भरते थे? वैश्य लोग। तो पूछ देता वैदिक काल में मुख्य करदाता कौन थे? तो वैश्य लोग थे। क्यों? क्योंकि कृषि काम इन्हीं का था, पशुपालन ही काम था, तो कमाते कौन थे? वैश्य लोग। और इसी कमाने के बाद राजा क्या करता था? 2 अधिकारी रखा था, एक भागदूत, एक संग्रही था। भागदूत का काम क्या था कि जो भी टैक्स वसूल कराता था विभिन्न जगहों से, चाहे अन्न के रूप में चाहे पशु के रूप में, तो उनको एक संग्रह करता था। संग्रह करने के बाद उसकी जिम्मेदारी थी सब इकट्ठा करके लाता था और दे देता था संग्रहिता को, जिसका जिम्मा था सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके
उसकी सुरक्षा करना। तो भागदूत का काम क्या था? जगह जगह से हर तरह कर लाना, और उस कर को एक जगह इकट्ठा करके उसको देखभाल करना कौन था? संग्रहीता, जिसको कोषाध्यक्ष बोला गया है। नेक्स्ट आओ, प्रशासनिक अधिकारी बताए थे कि राजा के कामों में सपोर्ट करने के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे, जिससे पुरोहित राजा के लिए यज्ञ करता था, राजा को सलाह देता था कि क्या क्या करना, कौन सा साम्राज्य जीतना है, अब क्या निर्णय लेना है, ठीक ना। ग्रामणी, ये गांव का प्रमुख होता है, और राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक और असैनिक का, सैनिक मतलब हो गया कहीं युद्ध लड़ना था तो सैनिक मदद करता था, असैनिक मन हो गया जिससे राजस्व वसूल करके देना। राजा अपना दूत रखा था स्पस, जिसको गुप्तचर बोलते थे, तो कहीं विरोध हो तो उसको दबाया जा सके, ठीक। अब इसमें प्रशासनिक में आओ, यहाँ पर क्या चेंजिंग है? सब चीज़ लगभग सेम है। यहाँ भी पुरोहित है, यहाँ भी ग्रामणी है, यहाँ भी गुप्तचर है, लेकिन एक चेंजिंग क्या है? रत्नी नामक एक नए अधिकारी का चर्चा जो भी पता है, जिसकी संख्या 12 ही। यही रत्नी के आने से बताया था ना कि सभा और समिति की महत्ता क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि राजा अब सभा समिति की बजाय अब इन्हीं से सलाह लेने लगा। कहा जाता है कि राजा जब राजसूय यह करता था, यानी कि हम गद्दी संभाल लिए हैं, तो देखता था कुछ एरिया में जो थोड़ा दबंग टाइप के लोग हैं, जो जिसका दबदबा है, उनके घर जा कर के हाथ जोड़कर एक रत्न बलि देता था कि आज के बाद आप मुझे शासन चलाने में मदद कीजिएगा। उसी से रत्नी नाम आया है, ठीक। यही बाद में जाके मंत्री परिषद बन गया सब मौर्य काल में, ठीक। सैन्य व्यवस्था, अस्थाई सेना का भाव है। अस्थाई सेना मतलब क्या? मतलब कि कैसे आज हम लोग अस्थाई सेना रखते हैं, युद्ध करने के बाद युद्ध की स्थिति में युद्ध होगा। अस्थाई सेना का उस समय अभाव था, परंतु युद्ध की स्थिति में क्या करता? राजा अपनी जनता से ही चुन लेता था। मतलब कि मान लो कैसे हम लोग गाँव में, आज गाँव में कोई सैनिक नहीं है, लेकिन जब एक गाँव से दूसरे गाँव से मार होता है तो सब लोग अपना लाठी भाला लेकर चल देता है लोग। इसके लिए ऋग्वेद में ब्रात, गढ़ और सार्थ शब्द आया है। तो पूछ देगा ब्रात, गढ़ और सार्थ शब्द किसके लिए है? तो अपने जनता के अपने में से जो लोग चुन कर आते थे सैनिक के लिए, जब जरूरत पड़ती थी तो गांव के लोग से ही कुछ लोग चुन कर, उनके लिए गढ़, ब्रात और सार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस काल में भी सेम टू सेम है सैन्य व्यवस्था, एकदम सेम टू सेम, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। अब आता न्याय व्यवस्था में आओ। न्याय व्यवस्था सभा की जिम्मे था, अभी बताया सभा समिति दो संस्था थी जो विदर्भ से निकली थी। मुख्य अपराध क्या था? पशु चोरी था, जिसके लिए दंड था आर्थिक 110 गाय, मतलब 100 गाय देना है दंड में। अगर मान लो कोई किसी का पशु चोरी करता था तो उस पर आर्थिक दंड होता था। आधे दंड में क्या था? आर्थिक दंड में 100 गाय देना था, जिसके लिए 110 शब्द आया है, ठीक। यहाँ भी न्याय व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है उत्तर वैदिक काल में। एक कंटिन्यूटी और चेंजिंग करके ऐसे पढ़ लेना, ठीक ना। हम लोग यह था आज का राजनीतिक व्यवस्था है, इतना पढ़ लो, एक बेसिक बता दिए, ठीक ना, वीडियो पर, ठीक है। धन्यवाद। बहुत तबीयत खराब होने के कारण इधर हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उधर लगातार वीडियो बनाए थे, तो फिर हेल्थ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका था, ठीक। थैंक यू।